नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों के एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हर रविवार एमडी क्लासेस के ऑफिशियल ऐप पर सुबह 9 बजे ग्रुप डी का जो टेस्ट है वो लाइव होता है और बहुत सारा बच्चा इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहा था। इस टेस्ट का सोल्यूशन जो होता है हम लोग डेली हर रविवार को 12 बजे दिन में देखते हैं। तो बच्चा सोल्यूशन में आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। हम थोड़ी स्पीड में सोल्यूशन इस वजह से भी कराते हैं जिससे आप कंप्लीट, क्योंकि आपने क्वेश्चन खुद से सॉल्व करा हुआ। जो हमें अच्छे क्वेश्चन दिखेंगे हम उनका सोल्यूशन विद डिटेल्स करा देंगे। जो हमें लगता है यार ये तो आसान क्वेश्चन, ये बच्चा इजीली कर लेगा, तो सोल्यूशन में आपका ज्यादा समय वहां पे ना वेस्ट करते हुए आपको फिर हम आगे वाले क्वेश्चंस पे ले चलेंगे। लेकिन इससे पहले आपको पूरी वीडियो को जरूर लाइक करना होगा और जरूर सब बच्चों के साथ शेयर करिए, हर बच्चों के साथ शेयर करिए। और अभी तक अगर आपने एमडी क्लासेस से किसी भी पेड कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया, जरूर ज्वाइन करिए। बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस होगा, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग अब इस समय और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको आगे लेकर जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ का कंप्लीट सेशन और देखते हैं पहला सेक्शन मेरे पास क्या कहता है। आसान क्वेश्चन था ये, ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए क्या कहता है भाई। दो संख्याओं का योगफल और अंतर आपके पास दे रखा, मतलब कि x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास दे रखी है और x माइनस वाई की वैल्यू आपके पास दे रखी है भाई। x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास दे रखी है, कितनी दे रखी है 25, और मेरे पास x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है 3। अब क्या ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने कोई आसान तरीका नहीं बताया, बिल्कुल बता रखा, उनके वर्गों का अंतर पूछा गया। मुझे चाहिए x की वैल्यू क्या होगी, तो मैं दोनों को एक बार जोड़ लूंगा और बाई 2 से डिवाइड कर लूंगा, 14 आ जाएगा। अगर जब ये मेरे पास दिया होगा तब मुझे चाहिए y की वैल्यू क्या होगी, तो मैं दोनों को घटा लूंगा, बाई 2 कर लूंगा, 11 आ जाएगा। 14 का स्क्वायर 196 और 11 का स्क्वायर 121, दोनों को माइनस करो, 6 में से एक जाएगा, लास्ट में किसके 5 है, अच्छा 75 भी है, फिर ठीक है। 9 में से 2 जाएगा 7, अब तो आ गया 7 ही हो गया, तो यही आंसर हो जाएगा, एक में से एक जाके 0। पहला क्वेश्चन आसान था, क्या हर बच्चा कर पा रहा होगा? बहुत आसान लग रहा है, बहुत इजी लग रहा है, और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। आपने जब एनटीपीसी का बच्चा पेपर देखा होगा तो पेपर कितना आसान था वो, बट हम घबरा रहे थे। कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो बहुत अच्छे लेवल के होते हैं और उन्हीं क्वेश्चन से आपको जूझना होता है। अगले क्वेश्चन में फोकस करिए। जब किसी संख्या के को किसी भाजक के द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 24 मिलता है। मतलब ये, मान लो मेरे पास कोई संख्या थी और मैंने किसी संख्या को किसी भाजक के द्वारा विभाजित किया तो शेषफल मेरे पास 24 दिख रहा है। अगर मैं उसी संख्या को दो गुने को उसी भाजक के साथ विभाजित करूंगा तो शेषफल 15 आ जाएगा। मैंने इसी संख्या के दो गुने को इसी भाजक के साथ, या मैं ऐसे कर देता हूं, संख्या के दो गुने को इसी भाजक के साथ मैं डिवाइड कर रहा हूंगा तो शेषफल मेरे पास 15 आ जाता है। ये बात कह रहा है तो भाजक क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भाजक आखिर क्या होने वाला है। देखो, अब आपके पास दो इक्वेशन यहां पे बनेंगे क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए। हमें पता है x इंटू जेड बराबर x इंटू जेड, और प्लस अगर मैं इसमें जो आपका जो रिमाइंडर आता मैं जोड़ लूंगा तो बीच वाली संख्या आती है, और सेम टू सेम यहां पे भी आएगा x इंटू जेड प्लस 2y। अगर आप जोड़ोगे तो यहां पे रिमाइंडर प्लस आपने रिमाइंडर जोड़ा 15 तो यहां पे आपके पास 2y आ जाएगा। अब आप जरा दोनों इक्वेशंस को घटा दीजिए, यहां पे लिखिए एक्स जेड प्लस 24 बराबर वाई। जब दोनों को आप घटाओगे, ये y से y यहां पे हो गया, सिर्फ y आ गया। यहां पे 15 माइनस 24 तो आपके पास आ जाएगा 9 5 14, 9 आ गया, और ये एक्स जेड कट जाएगा। जहां पे एक तो वैल्यू आपके पास y की वैल्यू आपके आप आई थिंक यहाँ पे 9 आ जाएगी, और मुझे लग रहा है कि 9 ही शायद यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। अच्छा, मुझे 9 की वैल्यू लेकिन चाहिए भी नहीं, y की वैल्यू से मुझे 9 की वैल्यू नहीं चाहिए। अब मेरे पास एक्चुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो चीजें मामले आ रहे हैं कि भाई मुझे दो इक्वेशंस यहां पे बनेंगे और दोनों को मुझे यहां पे सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ मामला मुझे लग रहा है यहां पे गड़बड़ हो रहा है, क्या कुछ क्वेश्चन में शायद मिस्टेक दे रखा है। जब उसी संख्या के दो गुने को उसी भाजक के द्वारा विभाजित किया तो शेषफल 15 आता है। अच्छा, एक्स जेड हो गया, यहाँ पे 15 आता, यहाँ पे 24 आ जाता, मैंने माइनस कर लिया, ऊपर 2y हो जाता क्योंकि संख्या दो गुनी हो जाती है। y की वैल्यू तो 9 आ गई है। अच्छा, मैं y की वैल्यू 9 रख के x इंटू जेड निकाल लूंगा, लेकिन वहां से मेरा कोई फायदा नहीं होगा। इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जो मिस्टेक छोड़ रहा होगा, जाने दो, मैं बाद में देख लूंगा, शायद कुछ मिस्टेक होगा। ऐसे एक आध दो क्वेश्चन बढ़िया आ जाते हैं जो आपको तगड़े होते भाई, इनमें कुछ ना कुछ तो आगे पीछे आ रहा होगा, छोड़ते हैं। अगले पे आओ। x और y दो दशमलव स्थानांक सही है, इतना और इतना रूप में लिखा, तो दोनों को जोड़ के बताओ जरा कितना आएगा। कर लोगे क्या? कितना आ रहा है? 4.51 और 2.48, जोड़ लो, 8 1 9 5 4 9 4 2 6, 6.99, मतलब लगभग 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर 31 गुणे 23 की वैल्यू दे रखा है तो 3100 गुणे इतने की वैल्यू क्या आएगी?
आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, कर पा रहे होगे, बढ़िया बात। नेक्स्ट पे आ जाइए। एक समूह में 8 बच्चे हैं, 1 दर्जन पेंसिल वितरित करना है, 1 दर्जन का मतलब होता है 12, तो कितने मिनिमम आपके पास होने चाहिए? एलसीएम आपके पास आंसर 2। क्या सबको ये बात समझ में आ रहा है? लेकिन मेरे पास एचसीएफ मुझे देखना है, वो एचसीएफ मेरे पास न्यूनतम संख्या में होनी चाहिए, ना कि हाईएस्ट संख्या में होनी चाहिए, अदरवाइज इनका एचसीएफ तो 4 आ जाएगा। न्यूनतम संख्या में होनी चाहिए, जो कि आपका आंसर 2 आ जाएगा। सीमा की वार्षिक आय दे रखा है, हर महीने 30,000 रुपए की ईएमआई देती है, तो मासिक वेतन का कितना परसेंटेज वो ईएमआई दे रही है? मासिक वेतन का जो वार्षिक आय है सीमा की, आप यहां पे देख सकते हैं, क्या ये 1,50,000 नहीं, ये 15 लाख रुपए उनकी वार्षिक आय है सीमा की, यानी हर साल 15 लाख रुपए सीमा कमा रही है। लेकिन 30,000 रुपए की महीने की उनकी ईएमआई है, और आपसे मासिक वेतन का ही कितना ईएमआई जा रहा है यही पूछा गया। अगर हर साल वो 15 लाख रुपए, देखो ये क्वेश्चन है तो मैं पूरा सॉल्व करा दे रहा हूं, क्योंकि आसान क्वेश्चन भी नहीं है और समझने वाला क्वेश्चन है, बच्चा क्या गलती करेगा ये सोचने वाला क्वेश्चन है। अगर उनकी पूरे सालाना वेतन 15 लाख रुपए है, और अगर महीने का देखा जाए तो 3 से काटोगे, 3 चौका 12, 3 पचे 15, ठीक है, फिर 4 से काटोगे, 4 एक कम 4 एक 5, 4 दूनी 8 2 10, 4 पंचे 20, यानी हर सालाना उनके पास जो महीने का वेतन है वो है 1,25,000 रुपए महीने का वेतन, जिसमें से 30,000 रुपए तो वो ईएमआई दे रही हैं। तो 1,25,000 रुपए का अगर मैं 30,000 रुपए यहां पे निकालता हूं ईएमआई के रूप में, तो कितना रुपए परसेंटेज आ रहा है? निकाल लो आराम से। 25 पच्चे 125, और 25 चौका 100, 4 तिया 12, 25 बारहिया में 300, फिर 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 2 12, 5 चौका 20, यानी हर अपने महीने का 24% उनकी जो सैलरी है वो ईएमआई पे जाती है, और 24% इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या सभी का 24 आ रहा होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? आसान क्वेश्चन था, इजी तरीके से कर पा रहे थे, कोई बहुत बड़ा कठिन सा क्वेश्चन नहीं था। 25,000 रुपए का निवेश किया गया, एक चाय की दुकान खोली गई, राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पे खर्चा हुआ, 20% दुकान के अन्य सामग्री के लिए हुआ, तो दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए उसके पास कितने पैसे बचे? अब कितना आसान क्वेश्चन है भाई, 30% अगर यहां खर्चा हुआ, 20% यहां खर्चा हुआ, नहीं 50% तो खर्चा हो गया, तो 25,000 रुपए का 50% की मतलब आधा पैसा तो खर्चा हो गया। अगर आधा पैसा खर्चा हो गया तो आधा पैसा ही तो बचा, इसका आधा पैसा निकालो, यानी 12,500 रुपया उसके पास बस बचा रह गया, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर भी आ रहा होगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। 4.5 लाख में कोई कार खरीदा, 1.25 लाख रुपए उस पर और खर्चा करा, और 20% के लॉस पर बेच भी दिया गया। अब आपने 4.5 लाख रुपए में अगर कार खरीदा है, 1.25 लाख रुपए आपने इस पे और खर्चा किया है, तो एक्चुअली में आपको जो कार है वो क्या 5,75,000 रुपए की पड़ रही है? हाँ या ना? बिल्कुल पड़ रही है बच्चा, बिल्कुल सारे क्वेश्चंस कराएंगे। देखो बच्चे एक चीज ध्यान रखना कि आप सभी को पता है कि बहुत बढ़िया पेपर आपके लिए हम लोग बनाते हैं। देखो हल्की फुल्की गलतियां जानते हो किस वजह से आती है? ये एक्चुअली टीम की गलती नहीं है कि हम कभी आंसर गलत दे रहे हैं, ये गलत हो रहा है, ये टीम की गलती नहीं है। पेपर्स 2 जगहों पे रिव्यू होके तब ये पेपर आपके लिए अपलोड होते हैं, तो गलती हमारे अंदर नहीं, गलती ऐप के अंदर आ रही है। एक्चुअली में कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिचेज आ जाते हैं, इसकी वजह से कभी कभार गलतियां हो जाती है, जैसे इमेज नहीं दिखता, ये नहीं दिखता, तो हम यहाँ तो पूरी मेहनत करते हैं, और बल्कि पूरा जबरदस्त तरीके से टीम इस पे काम करती है। आपको भले लगता होगा कि यार हम लोग सिर्फ ऐसे बच्चों को बेवकूफ बना दे रहे हैं कि खाली टेस्ट दे रहे हैं, एक आध दो गलतियां, देखो एक आध दो गलतियां तो जब खुद मतलब ऑफिशियल पेपर जहां पे करोड़ों रुपए खर्चा हो रहा है, वहां पे जब आपको पास एक आध दो गलतियां मिले, तो इस तरह के नॉर्मल टेस्ट में तो एक आध दो गलतियां मिल ही सकती हैं। फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि एक भी क्वेश्चन बच्चों के पास गलत ना जाए, और जबरदस्त तरीके से हर बच्चा आराम से क्वेश्चन को करे और एक बढ़िया रैंक लेकर आए, और आपको कंप्लीट रैंक की भी एक फाइल मिल जाएगी बच्चा। अब हमने क्या किया, इसको 20% के लॉस पर बेच दिया। एक्चुअली में जो मेरे लिए कार अब हो गई थी वो 5,75,000 रुपए की हो गई, अब मैं इसको 20% के लॉस पर बेच रहा हूँ। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 5 से काटोगे 5 15, फिर उसके बाद जब मल्टीप्लाई करोगे आपको विक्रय मूल्य पता चल जाएगा, 0 0 0, 5 चौका 20 2, और 4 एकम 4 2 6, 4,60,000 है, 4 एकम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान था? बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जरा पढ़ लीजिए, क्या कहता है क्वेश्चन पे जरा फोकस करिए। क्या ये क्वेश्चन कठिन है? बिल्कुल नहीं कठिन है। कैसे निकाल पाओगे? इसमें 4 जीरो बढ़ा दो, 10 की पावर 4, तो इसमें 3 जीरो बढ़ा दो तो 6 की पावर 3 बढ़ा दिया। सिर्फ ये 40 लिखा है, इसमें से मैं 3/100 माइनस कर रहा हूं, यानी 0.03 माइनस कर रहा हूं, 0.03 माइनस कर रहा हूँ।
तो 0.97 तो यही आ जाएगा। तो आपसे मुन के यही दोनों आंसर सही होंगे। यहाँ पे लास्ट में 9 बचेगा, बिल्कुल 9 बचेगा। 4 की जगह पे 3 हो जाएगा, 6 की जगह पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे जब हो गया तो खत्म हो गया। ये आपके पास आंसर जो आ जाएगा, नहीं यहाँ पे सिर्फ 4 की जगह पे 3 होगा, तो 5639.97। कहीं जीरो भी है का? अच्छा ये जीरो भी है, तो 5 6 के बाद जीरो, 560 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 5 किलो गेहूं, 10 किलो मसूर, क्रय मूल्य 70 और 80 रुपए। बिक्री करने के लिए 10% लाभ पर गेहूं, 20% लाभ पर मसूर बेचना है। सभी चीजों का बिक्री मूल्य कितना होगा? कठिन है? बिल्कुल नहीं, मैं पूरा एक बार ऊपर से समझा देता हूं, आप समझ लो क्या है। 5 किलो गेहूं है और एक गेहूं जो है वो 70 रुपए किलो है, तो कुल पैसा 350। 10 किलो मसूर है, एक मसूर कितने का? 80, यानी कुल पैसा 800। 1150 तो खर्चा हो गया। इस पे चाहिए 10% का प्रॉफिट। 11 25 55, लास्ट में 2 जगह 5, 11 कम 11 और 5 16, लास्ट में किसी के 6, यानी कहीं गलती हो रहा है। 11 25 55, 5 आ गया। 11 कम 11 5 16, यानी कि 1 आ गया। 11 कम 11 और 1 12, 1265 रुपए आना चाहिए भाई। यहाँ पे कहीं गलती हुआ क्या? 5 किलो गेहूं है, 70 रुपए किलो है, तो 7 25 35, 350 का हो गया। 80, अच्छा 20% चाहिए। अच्छा मैंने गलती क्या कर दी, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। क्वेश्चन कह रहा गेहूं पे 10%, यानी 350 रुपए पे 10% चाहिए, और 800 रुपए पे उसे चाहिए 20%। अब तो कर लोगे बच्चा। अब यहां पे जो वैल्यू आएगी, यहां पे तो 960 आ जाएगा, यहां पे जो वैल्यू आएगी जोड़ लीजिएगा, और वही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिलहाल जो आंसर हमने दे रखा वो बी दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। 17 8 है, 6 17 है। रेत के साथ सीमेंट का अनुपात बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन। रेत को मान लो ए, बाजरी को मान लो बी, बजरी को बी माना है, सीमेंट को मान लो सी। मतलब ए बी का रेशियो आपको पता है, बीसी का रेशियो पता है, ए बी सी का में से आप एक वैल्यू पूछा है, कर लोगे आराम से। नेक्स्ट। हाँ, सारे क्वेश्चन कराने लग जाएंगे तो फिर फायदा क्या है तू हर पढ़े के? ये तो सोचो, अगर सारे ही क्वेश्चन कराने लग गए तो आपका फायदा क्या है पढ़ने का? ये तो आसान क्वेश्चन है भाई। टेलीग्राम पे हमने एक एमडी क्लासेस करके ग्रुप बना हुआ है, जिसपे 1,20,000 से ऊपर बच्चा है। वहां पे अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको ऐड होना तो आप क्लासेस एमडी पेड करके भी एक ग्रुप बना हुआ है, जहां भी आप आराम से ऐड हो सकते हो और सारी जानकारी आप वहां पे ले सकते हो, आपस में डिस्कशन भी कर सकते हैं। राम और श्याम के बीच धनराशि इतने इतने के अनुपात में थी। श्याम को 247 मिला, यानी इस 19 रेशो की वैल्यू मुझे पता है। मुझे क्या चाहिए? 8 रेशो की वैल्यू। क्या ये भी क्वेश्चंस कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे। आंसर सीट के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कुछ देर के बाद वो देख लीजिएगा। मेदिनी एक अकेली दीवार 16 दिनों में पेंट कर सकती है, यू की 3 गुना अधिक समय लगता है ना? 3 गुना ज्यादा समय लग रहा है। मिलकर काम करेंगे तो आधी दीवार कब कर पाएंगे? कर लोगे? बिल्कुल। ए 3 दिन में करता, बी 7 दिन में करता, ए और बी 2 दिन में करते हैं। कितना हिस्सा? 2 दिन में काम, 2 दिन काम करे तो कितना बचा रह जाएगा? कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे। 10% पानी 16 लीटर दूध को इतना पलता है करने के लिए कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि मिश्रण की जो मात्रा, मिश्रण में जो पानी हो जाए वो 20% हो जाए। मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पहले फोकस करिए कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फिर हम इसमें आते हैं कि एक्चुअली में कैसे हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, किस हिसाब से हम सोच पाएंगे। मतलब फिर से फोकस करना है। 16 लीटर का कोई दूध है जिसमें से 10% पानी है। अगर 10% पानी होगा, क्या दूध 90% होगा? मतलब पहले दूध और पानी का रेशियो इतना था। अब मुझे जो पानी करना है वो 20% करना है, तो क्या अब दूध 80 हो जाएगा? 20 से करना 20, 20 चौक 80, यानी अब वाटर और मिल्क का रेशियो ये हो जाना है। उसने क्या कहा? कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। उसने कहा पानी कितना मिलाया जाए। क्या उसने दूध को मिलाने की बात कही? नहीं ना। इसका मतलब क्या दूध का रेशियो बराबर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो दूध बराबर कर लो, ऊपर 4 का, यहां 9 का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 4 और 36 आ जाएगा। यहां पे 9 और 36 आ गया। कितना मिलाया भैया आपने? 5 लीटर, 5 रेशियो मिलाया। आपको 5 रेशियो की वैल्यू बतानी है। और 36 और 40, 36 और 4 40 रेशियो की वैल्यू आपको पता है 16। 5 रेशियो की वैल्यू चाहिए, 8 का मल्टीप्लाई करोगे, 5 रेशियो की वैल्यू 2, यानी कितना मिलाया जाना चाहिए? 2 मिलाना चाहिए। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन है, बढ़िया से कर पाओगे। थोड़ा सा दिमाग लगाते तो हम आराम से कर पाते, अगर हम थोड़ा सा भी इसमें अपने दिमाग का यूज करते तो। नेक्स्ट पे आ जाइए। कहता क्या है कि राही ने किसी बैंक में 600 रुपए की धनराशि को जमा कराया।
8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। अगर 5 साल तक रखा तो कितने रुपए मिलेंगे? क्या पीआरटी अपॉन 100 से क्वेश्चंस कर पाओगे? बिल्कुल क्वेश्चंस कर लोगे। और अगर पीआरटी अपॉन 100 से ना कर पाना तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो किसी भी हालत में हो जाना चाहिए। 4,000 रुपया 5% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा, दूसरे साल के अंत में कितना रुपए हो जाएगा? तो पहले साल के अंत में कितना होगा? 5% का मतलब यह होता है 5/100 यानी कि 1/20। यानी अगर आपका पैसा 20 होगा तो अब 21 हो जाएगा। अरे हाँ या ना? यानी फिर अगले साल देखा जाए तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। यानी अगर आपका पैसा 400 होगा तो 441 हो जाना चाहिए 2 सालों के अंत में। बट आपका पैसा 400 नहीं 4000 है, तो यहां भी एक जीरो बढ़ा दो, खत्म हो गया। था कुछ क्वेश्चन में करने के लिए? नहीं। और इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी करा दे रहा हूं ताकि कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट पे आ जाइए। 10 छात्रों की कक्षा में औसत आयु 16 साल से, 2 छात्र ने कक्षा छोड़ी, अब औसत आयु 16.25 हो गई। जो छोड़ने वाले बच्चों की एज बताओ। मल्टीप्लाई करना सबसे इजी कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि आसान हमारे पास डिजिट्स है। यानी कुल मिला के पहले 16 गुणे 10 यानी कि कितने हो गई? 10 छात्रों अच्छा में औसत आयु 16 साल है, यानी टोटल एज 160 हो गई। 2 ने छोड़ दिया यानी अब 8 हो गए। इनका माइनस कर लो, माइनस करने पर जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 32, 30, 34 और ये आंसर आ रहे हैं, तो भैया इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 साल हो जाएगा। माइनस पे भी कितना आसान क्वेश्चन है, सोच लो कितने आसानी से हम माइनस पे भी कर पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। 2 कारें एक ही घर से 10 मिनट के अंतराल पे इतने की स्पीड से निकलती हैं। महिला आती है विपरीत दिशा से और 8 मिनट के अंतराल पे कहती है कि कारें हमसे मिली हैं। अब इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है? देखो भाई, ये एकदम बुलेट वाले जैसे क्वेश्चन होते हैं। किन बच्चों ने बुलेट वाले क्वेश्चन मुझसे पढ़ रखे होंगे? हाँ बिल्कुल, जिन्होंने ग्रुप डी वाला फुल कोर्स लिया होगा उन्हें वहां मैंने पढ़ाया था और आसानी से कर सकते हैं। देखो भाई, ये मैंने लिखा महिला और ये लिखा मैंने कार। महिला के द्वारा लिया गया जो समय होता है वो एक्चुअली में जो दूरी है वही होता है, लेकिन जो कार होता है वो दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। तो स्पीड क्या आएगी? 2 और 8, यानी कि मैं अगर काटूं तो 1 और 4 हो जाएगी स्पीड। महिला की स्पीड 1 है और कार की स्पीड 4 है, जबकि कार की कह रहा है 20 यानी 5 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो महिला में भी 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 5 × 5 यानी महिला की स्पीड 5 हो जाएगी। डिटेल सोल्यूशन मैं कभी करा दूंगा, तो इसका आपको टाइम एंड डिस्टेंस के इस क्वेश्चन का बहुत बढ़िया सोल्यूशन हो, बहुत आसानी से कर सकते हो बच्चा। नेक्स्ट पे, एक नाविक धारा की विपरीत दिशा में 24 की स्पीड से जाता है और 36 की दूरी तय करता है। 24 और 36 हर बार 6 घंटे लेता है। आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, कर लोगे, बहुत बढ़िया। त्रिभुज का परिमाप है, 2 भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 अधिक है, तीसरी भुजा की लंबाई बताओ। यार जब मुझे पूरी त्रिभुज का परिमाप पता चल गया है, यानी एक्स, वाई और जेड तीनों भुजाओं का मुझे सम पता चल गया है कि भैया ये सम जो है वो 100 है। यदि 2 भुजाएं बराबर है, ये भी मान लो एक्स और ये भी मान लो एक्स, तो ये जो वाई आपको बीच में दिख रहा है ये भी क्या हो जाएगा? एक्स हो गया। और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 ज्यादा है, यानी ये x + 10 हो गया। अब कर लोगे क्या? अब तो कर ही लोगे ना। 3x + 10 = 100, 3x = 90, x = 3। आप 30 आ गया और 30 और 10 40, आंसर देखो मुंह जवानी आ जाएगा। ठीक है बच्चा, आसान लग रहा है? ठीक है। नेक्स्ट, समचतुर्भुज का विकर्ण दे रखा है। समचतुर्भुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा? विकर्ण से क्या मैं समचतुर्भुज का एरिया बता पाऊंगा? बिल्कुल। अगर कभी भी समचतुर्भुज का विकर्ण दे रखा होगा तो ½ d1 × d2 से एरिया बता दो। अगर इसके मध्य बिंदु को मिलाया तो जो आपके पास फिगर बनेगा वो सीधे इसका आधा हो जाएगा, खत्म बात। x² + 6x + k का एक मूल x = 2 है, तो दूसरा मूल क्या होगा? x बराबर हम 2 यहां पे रख ले? नहीं, हम ऑप्शंस के थ्रू देखेंगे कि यहां पर कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। मैं अगर मान लो यहां पे x बराबर पहले 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर + 6 × 2 + k = 0। क्यों 2 रखा मैंने? ताकि मुझे k की वैल्यू पता चल जाए। 2 का स्क्वायर 4, 6 दूनी 12 + k = 0, 12 और 4 16, k = -16। अब 4 जैसे ही इस इक्वेशन में रखोगे ये पूरा 0 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर + 6 × 4 + -16 = 0। ठीक, खत्म हो जाएगी बात। नेक्स्ट पे हमें कहता है sin 780, sin 480, cos 120, sin 30 की वैल्यू क्या होगी? बताइए जरा जल्दी से। देखो भाई, sin 780 को मैं लिख सकता हूं 360 × 2 + 60 लिख सकता हूं बच्चा। sin 480 को लिख सकता हूं
6 120, तो 360 और प्लस 120 लिख सकता हूं। कॉस 120 को लिख सकता हूं 90 प्लस 30, और साइन 30 मुझे पता ही है 1/2। ये डायरेक्टली साइन 30 हो जाएगा क्योंकि 360 का कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन 60 हो जाएगा। 360 मतलब डायरेक्टली साइन 120 हो गया, और 120 को डायरेक्टली आप लिख सकते हो साइन 90 प्लस थीटा, यानी 90 प्लस 30, और आप यहां पे फिगर बना लोगे ACTS का, यानी साइन 90 प्लस 30 बराबर कॉस 30 इंटू, और बीच में प्लस लगा हुआ था है ना, प्लस कर लो, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस आपके पास आ जाएगा यहां पे माइनस साइन 30 इंटू 1/2। साइन 30 की वैल्यू रख लो 1/2, कॉस 30 की वैल्यू रख लो √3/2, साइन 60 वैल्यू रख लो √3/2। ये आपके पास 3/4 माइनस 1/4, तो 2/4 यानी बोले तो 1/2 आ गए। अब सोचो आप वैल्यूज आपको कितने तेजी से निकाल सकते थे। क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मुझे 1 मिनट से ज्यादा लगा? बिल्कुल नहीं लगा, लेकिन फिर भी हम वैल्यूज को बहुत तेजी से निकाल पा रहे होंगे, है ना। नेक्स्ट ये क्वेश्चन मैंने आपको फ्री वाली क्लासेस में करा रखा है, क्योंकि ये एनटीपीसी का ही एक सेट हमने उठाया था, फ्री वाली क्लासेस में मैंने करा रखा है। एबीसी है, बिंदु बी बिंदु डी और ई क्रमशः इतने इतने भुजाओं पर आधारित है, डी आधार बीसी के समानांतर है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जहां पर ए जो आएगा वो 4 और 11 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इसका कंप्लीट फिगर आपको बनाना होगा, ठीक है बच्चा। तो ये आपके रीजनिंग, आपके मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका। हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, बहुत सारे नहीं करे। जो नहीं करे वो इसी वजह से नहीं करे ताकि आप खुद की मेहनत करो और आपको खुद को क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए। मॉक टेस्ट कराने का सबसे बड़ा हमारा रीजन यही होता है कि बच्चे कितना कर पा रहे हैं वो खुद को पहचान पाए, और उसका एनालिसिस वो खुद से ज्यादा करें। हम उनको वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएं जो एक्चुअली में कराने लायक हो, ताकि अपने आप मेहनत करो। अदरवाइज जानते हो आपकी आदत कितनी खराब हो गई। आप मॉक टेस्ट का इंतजार करोगे, मॉक टेस्ट दे दोगे, 0 नंबर करोगे उसमें, मतलब ऐसे ही बंद कर दोगे। सोचोगे यार सर तो सॉल्यूशन कराएंगे, मैं वहां से देख लूंगा। बच्चा कुछ नहीं होने वाला, आलसी बन जाओगे, लेजी बन जाओगे, एग्जाम में सॉल्व नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन। खुद मॉक टेस्ट सॉल्व करो तो आपको खुद लगेगा यार पूरे 100 क्वेश्चन मुझे सिर्फ यही 20 क्वेश्चन नहीं आते, मुझे इसी 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना, और सर ने बता दिया, खत्म हो गई बात। ऐसे रहोगे तो पूरे 100 के 100 सॉल्यूशन कराएंगे तो हम तो 4 घंटा सॉल्यूशन कराते रह जाएंगे, फिर आपका भी 4 घंटा नुकसान होगा, कोई फायदा भी नहीं मिलेगा, है ना। तो अब मिलेंगे आपको रीजनिंग के सेशन के साथ। रीजनिंग की क्लास अभी आपके सामने आने वाली है, बहुत बेहतरीन, वो भी दिखेगा। फिर साइंस आ जाएगी, जीके जीएस आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। ओके चलिए, थैंक यू सो मच गाइज। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के सेशन में देखने जा रहे हैं कि रीजनिंग के वो कौन से प्रश्न हैं जो आए थे, और ऐसे कुछ प्रश्न होंगे जो आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए होंगे या फिर गलत आंसर करके आए होंगे। तो चलिए देखते हैं, और आप ये देखिएगा कि आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। जो अटेम्प्ट किए हैं उसमें से कौन सा सही हुआ है, कौन सा गलत हुआ है ना। कभी कभी तो हमें आइडिया होता है कि हम जो आंसर करके आए हैं, अरे गलती से हम गलत कर आए हैं ना, ये तो हमें ध्यान होता है। लेकिन कभी कभी होता है कि हमको लगता है कि ये आंसर सही है, और उसके बावजूद जब घर आते हैं और वापस से क्रॉस चेक करते हैं तो पता चलता है कि अरे शिट, गलत कर दिया, लॉजिक तो कुछ और था और हम कुछ और करके चले आए हैं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है हम लोगों को। जितने क्वेश्चन है उसमें से आपको ये देखना है कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, कितने सही हैं, कितने गलत हैं। जो गलत हुए हैं उसका रीज़न क्या था, क्या ऐसी आपने सोचा जिसकी वजह से वो प्रश्न गलत हो गए। तो देखते हैं कि क्या था पहला प्रश्न इस एग्जाम में। पहला क्वेश्चन जो कि कैलेंडर से ही पूछा गया था कि अभिनव का जन्म 3 मार्च 1980 को हुआ था। रवि उससे 4 दिन बड़ा है। अगर उस वर्ष में गणतंत्र दिवस शनिवार को मनाया गया तो रवि के जन्मदिन का दिन क्या है, हमसे ये पूछा गया है। सॉल्व कीजिएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइएगा। 3 मार्च अच्छा देखो क्या कह रहा है, अभिनव का जन्म 3 मार्च 1980 को हुआ था। रवि उससे 4 दिन बड़ा है। 4 दिन बड़ा है मतलब 1 2 3, 3 मार्च ये हो गया, फिर 29 फरवरी, 4 दिन बड़ा है मतलब 28 जनवरी को जन्म हुआ होगा किसका, रवि का, और 3 मार्च को जन्म हुआ है किसका, अभिनव का। तभी तो 2 और 2 4,
3 और ये 4, तभी तो 4 दिन बड़ा हुआ भैया, 3 को तो उसका जन्म ही हो गया ना, तो 1 2 और 1 3 और 1 4, 4 दिन बड़ा हो गया कौन, रवि। और रवि का जन्मदिन जन्म तारीख जो बताई गई वो 28 जनवरी यहां से हमने निकाल ली। अब सिंपल सा प्रश्न पूछा है कि 28 जनवरी को मतलब रवि का जन्मदिन किस दिन पड़ा था, 28 जनवरी को कौन सा दिन होगा। लेकिन इसी के साथ एक बात कही गई है कि उस वर्ष में गणतंत्र दिवस शनिवार को मनाया गया था, मतलब हमें डेट दे दी गई कि 26 जनवरी को क्या था, गणतंत्र दिवस मनाया गया था। आंसर कीजिएगा, 26 जनवरी को शनिवार था और गणतंत्र दिवस मनाया गया था। और 1 मिनट, 28 फरवरी होगा क्योंकि मार्च की बात कर रहा है, राइट। तो 28 फरवरी को कौन सा दिन है, क्योंकि 3 मार्च को जन्म हुआ है अभिनव का, इसका मतलब 28 फरवरी को जन्म हुआ है किसका, रवि का। और पूछा है कि भैया बताओ फिर 28 फेब को कौन सी तारीख है, यदि उस साल 26 जनवरी को शनिवार था, सैटरडे था, ये तो मैंने अंग्रेजी लिख दी यहां पर, सैटरडे होगा ये, राइट। अब 26 जनवरी को सैटरडे है, शब्दों को घुमा करके पूछा गया है और कुछ भी नहीं किया गया है। अगर 26 जैन को सैटरडे था तो पूछ रहा है 28 फेब को कौन सा दिन होगा। अब जल्दी से आंसर कर दो। देखो 26 जनवरी 31 का महीना होता है, 26 दिन निकल गए, बचे 5 दिन, है ना। अब 28 फरवरी कितने का हो गया, पूरा 28 दिन हो गए। 28 दिन में कितने विषम दिन, 0 विषम दिन, तो मतलब कुल विषम दिनों की संख्या आई 5। अब सैटरडे से 5 दिन आगे बढ़ जाओ, तो सैटरडे से संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे। सही आंसर क्या आ गया हमारा, थर्सडे। आ गया समझ में, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि सबसे भिन्न है, बताइएगा वो कौन सा ऑप्शन है जो कि भिन्न है, जल्दी। ध्यान दीजिएगा, देखो 4 2 0 सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 4 और 1 को जोड़ा तो कितना हुआ 5, फिर 6 का 6 ही हो गया, और 2 + 1 + 6 क्या हो गया 6 7 8 और 1 9। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है और ये भी 3 से डिविजिबल है, लेकिन 4 + 1 5 एक ऐसी वैल्यू है जो कि किसी से भी डिविजिबल नहीं है, इसलिए आंसर क्या लगा देंगे, ऑप्शन बी। इन चारों में कौन सा वो ऑप्शन है जो कि भिन्न है, तो वो है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, और एक वर्ड है रिक्रूट, जिसका की बात की गई है वाटर इमेज की। बताइए वाटर इमेज में अगर इसका देखें तो कौन सा सही होगा। ध्यान दीजिएगा, अब आंसर आ गया है, समझ में आ गया कि कौन सा होगा। आर का वाटर इमेज देखेंगे तो ये आएगा, पहला और तीसरा ऑप्शन तो यूं ही कट गया। ध्यान दो, बी और डी में तो बचा सिर्फ और सिर्फ बी वाला, क्योंकि यहीं पे वो आर आंसर दिया गया है, इसलिए सही आंसर क्या लगा देंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, चलिए। थोड़ा सा डार्क कर देते हैं जिससे कि आप समझ सको। चलो देखते ही समझ में आ गया कि ऑप्शन सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन कौन सा आंसर सही होगा सोचकर बताइए। देखिए यहां पर जिन्होंने भी आंसर लगाया है ऑप्शन बी, उनका आंसर एकदम सही है। कैसे, ये फिगर में ये वाली लाइन हमें साफ साफ मिल रही है, और बाकी फिगर में ये जो लाइन है ये उतना परफेक्ट हमको नहीं मिल रहा, इसलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
रैंकिंग का ये प्रश्न है जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 37 दिए गए हैं रैंक, और जिसमें बोला गया अश्विनी लेफ्ट से 15 है, यदि वह राइट की ओर 6 प्लेस आगे हो जाती है तो राइट से उसका स्थान क्या होगा। अब आप ही देखो, टोटल कैंडिडेट 37, यदि वो राइट से कितना है, लेफ्ट एंड से वो 15 है और राइट की ओर 6 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाती है तो 15 + 6 कितनी हो जाएगी, 21। मतलब लेफ्ट से वो कितनी हो गई, इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट से वो 21 हो गई। भाई पहले 15 थी, 6 कदम उसको दाईं ओर खिसका दिया तो 15 6 21 नहीं हो गया। तो बाएं से लेफ्ट से अब वो 21 हो चुकी है। राइट से वैल्यू पूछी गई है तो कुछ नहीं करना है भैया, टोटल हमारे पास 37 है, उसमें से 21 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 16। अब क्या आंसर 16 होगा, नहीं, हमें भी पता है जब रैंक निकालते हैं किसी की तो उसमें एक ऐड कर देते हैं, मतलब 16 से एक ज्यादा आंसर क्या लगाएंगे, 17। अगर टोटल व्यक्ति निकालना होता है तो एक माइनस करते हैं और अगर रैंक निकालना होता है तो एक जोड़ते हैं, ये आप सबको पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान प्रश्न है, बताइएगा क्या आंसर लगा देंगे। ABCD में कौन सा है जो सबसे भिन्न है, और हम कह सकते हैं कि वो फिगर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी वाला है जो कि भिन्न है, क्योंकि इस वाले फिगर में सब में हमारा वाटर इमेज काम कर रहा है, यहाँ पे वाटर इमेज का प्रोसेस नहीं हो रहा, इसलिए यही वो ऑप्शन है जो कि बाकी 3 से भिन्न है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, एक कतार में आगे से लिली 18वीं है जबकि मिनी पीछे से 16वीं है। यदि निशा आगे से 25वीं और लिली और मिनी के ठीक बीच में है तो कतार में कुल कितने व्यक्ति होंगे। अब टोटल व्यक्ति बात की है, हमें देखना पड़ेगा एक माइनस होगा या नहीं होगा। 2 कंडीशन होती है, कहीं पे माइनस होता है, कहीं पे माइनस नहीं होता है। अब एक कतार में आगे से जो लिली है वो कितनी है, 18वीं है, और जबकि मिनी पीछे से कितनी है, 16वीं है। ठीक, यदि निशा आगे से 25वीं और लिली और मिनी के ठीक बीच में है, मान लिया आगे से 25वीं तो ये आते गए और यहाँ पे आके कौन हो गई, क्या नाम था इनका, निशा, ये हो गई निशा और यहाँ पे हो गई 25वीं। अब आप बताओ, यहाँ पे 25वीं है और दोनों के ठीक बीच में है, ऐसा बोल रहे हैं ना, ठीक बीच में मतलब क्या है, 18 में कितना जोड़ने पर 25 हुआ, आपने कहा मैम 18 में 7 जोड़ेंगे तभी 25 होगा, एकदम सही, 18 में 7 जोड़ा 25। अगर ये यहाँ पर 25 हो रही है तो निशा और लिली के बीच में 6 लोग होंगे, तभी तो 7वीं कौन हुई, निशा हुई, और निशा और मिनी के बीच में भी 6 लोग होंगे, तभी तो ठीक बीच में बैठ पाएगी, नहीं तो वो क्या, ठीक बीच की वैल्यू कब कहलाती, जब 5 लोग होंगे, 2 उधर और 2 उधर, तो बीच वाला व्यक्ति जो एक बैठा होगा वो एकदम मिड में कहलाएगा। उसी तरह अगर निशा के इधर लेफ्ट की तरफ 6 बच्चे हैं तो दाएं की तरफ भी 6 बच्चे होंगे। और हमसे पूछा है कि भैया टोटल व्यक्ति बताओ, बस कुछ मत करो, 18 + 6 6 12 और 1 13, निशा को मिला के 13 और प्लस उधर से 16, कितना हो गया, 6 3 9 8 17 का 7 हमें देखो यहाँ पर मिल रहा है। अब क्या इसमें से हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, बिल्कुल नहीं। अगर हम निशा की रैंक निकालते और रैंक को जोड़ेंगे, कैसे, इधर से हो गई 25, भाई 18 में 7 जोड़ा तो 25, अब 16 से भी तो इधर आएंगे तो 16 7 हो गया कितना, 23, ये हो गया 5 3 8 2 2 4 48। और क्योंकि हमने निशा की लेफ्ट से और राइट से रैंक निकाली और रैंकों को जोड़ा, इसलिए 1 घटाया और आंसर आ गया 47। तब भी आंसर कितना आया, 47। लेकिन यहाँ पर हमने घटाया नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर कैसे निकाल दिया 27, कि पहले मैंने ये 18 बच्चों को लिया, फिर बीच में ये 6, निशा 7 और प्लस ये 6, कितने हो गए 13, और उसके बाद ये 16, मतलब किसी एक व्यक्ति को 2 बार नहीं गिना और इसलिए यहाँ पर हमको घटाना नहीं पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि टोटल निकालने के लिए जब जोड़ोगे तब 1 घटाओगे, जब रैंकों को जोड़ते हैं टोटल निकालने के लिए, किसी एक व्यक्ति की रैंक अगर हम लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से जोड़ रहे हैं उसी वक्त 1 माइनस होगा। अदरवाइज किसी व्यक्ति की अगर 2 बार वैल्यू काउंट नहीं हो रही है तो हम उसमें 1 माइनस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेट का कोड दिया गया है और हमसे कोड पूछा गया है कि अगर रेट को इस तरह से कोड किया जा रहा है तो एक कोड वर्ड दिया गया है और ये किस शब्द के लिए लिखा गया होगा। अब आर का कोड अगर 9 दे रहा है, हम कह सकते हैं ये कोड आई का हो गया, 26 जेड की वैल्यू हो गई और 7 हमारा जी की, वी हमारी वैल्यू 22 की हो गई। वो बस प्लेस वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन प्लेस वैल्यू काम कैसे कर रही है? प्लेस वैल्यू अपोजिट की दी हुई है। आर का अपोजिट आई, ए का अपोजिट जेड, टी का अपोजिट जी, ई का वी। उसी तरह 20 वैल्यू टी की होती है, 22 होता है वी के लिए, 26 है जेड का और आई है, आई के लिए 9 है। अब टी का अपोजिट क्या हो गया? जी। वी का अपोजिट क्या हो गया? ई। जेड का अपोजिट ए, आई का अपोजिट हो गया आर और वैल्यू आ गई 7, 5, 1, 18। क्या ये हमें ये नहीं लिखना है, हमें सिर्फ गियर जो दिया हुआ है GEAR हमारा सही आंसर होगा, राइट। अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आसान सा प्रश्न है, देखिए क्या हो रहा है। Z में -3 किया तो W आया, W में -3 करोगे तो T आ जाएगा, मतलब जिसकी वैल्यू 20 होती है। अब T हमको सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में मिल रहा है, तो हम नंबर पर काम कर लेते हैं। 3, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 8 नहीं होगा, यहाँ पर 81 है। ये 81 है, 81, ना कि यहाँ पर आपका आई होगा, ठीक है। तो 3 फिर 9 है, फिर अगली बार 27 आएगा आपका और इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। पासे में 3 बिंदुओं वाले पटल के विपरीत पटल पर कितने बिंदु होंगे? अब हमारे पास 4 डायग्राम दिए हैं। बताइए क्या लगा देंगे? अब देखो 3 के अपोजिट पूछा गया है, 3 के अपोजिट 4 और 6 कभी नहीं आएगा, इसलिए 4 और 6 हमने क्या किया? हटा दिया। 3 के अपोजिट 4 और 1 भी नहीं आएगा और इसलिए यहाँ पर तो 1 दिया ही नहीं गया है, तो उससे मतलब नहीं है। 3 के अपोजिट 2 भी नहीं आएगा और इसलिए हमने ये 2 भी हटा दिया, तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ 5 और इसका मतलब यही वो आंसर है जो कि 3 के विपरीत जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक घन की सभी भुजाएं को पीले रंग से रंगा गया है, तब इसे समान आकार के 64 घनों में काटा जाएगा, तो कितने घनों की केवल एक भुजा को रंगा गया है? आंसर कीजिएगा भाई। 64 में किया गया है, आप चाहे फॉर्मूला लगाओ चाहे बेसिक लगाओ, मतलब कि 1 पर 4 हमारे क्यूब बनेंगे। एक भुजा पर 1, 2, 3, 4, इस भुजा पर 1, 2, 3, 4, इस भुजा पर भी 4, तो सारी भुजाओं पर 4 क्यूब अगर हमारे बन रहे हैं और हमसे पूछा है कि ऐसे कितने क्यूब हैं जिनकी केवल एक ही सतह रंगीन होगी। अब एक सतह का मतलब होता है कि मान लो हमने इस पूरे को लाल से रंगा, तो ये मिडिल वाला जो है यही वो क्यूब है जिसकी केवल ऊपर की सतह लाल होगी, बाकी की सतह क्या होगी? रंगहीन होगी। क्यों भैया? अगर इस मान लो ये एक केक है, अब तुम्हारा हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, हम केक काट रहे हैं, अब उस केक को हमने मान लो अंदर ब्रेड का लोफ ही तो होता है, और क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ब्रेड होती है, उसके अंदर क्रीम भर दी जाती है, सॉफ्ट कर दिया जाता है मॉइस्चराइजर डाल के। तो बस अगर उस लोफ पर हम चारों तरफ से मान लो क्रीम चॉकलेट लगा दें, ठीक, अब चॉकलेट लगा दी चारों तरफ से, और जब उस केक को हम कट करेंगे तो चॉकलेट मैंने क्योंकि ऊपर लगाई है तो ऊपर की सतह पर ना होगा। मान लो अब तुम गोल वाला केक मत सोचना, हम चकोर केक की बात कर रहे हैं। जब इसको हम काटेंगे और काट के ऐसे कुछ पीसेस करेंगे तो जो चॉकलेट है बीच वाले हिस्से के ऊपर वाले हिस्से पे ही तो लगी होगी, या अंदर की किसी सतह पर लगी होगी? नहीं ना, इसी पीस की वो बात कर रहा है, केक का वही पीस जो कि मिडिल में होता है, जिसके ऊपर की सतह तो रंगीन होती है लेकिन बाकी की जब सतह देखो
रखोगे तो वो रंगहीन होगी, कलर नहीं होता है। यही तो होता है भैया, चॉकलेट ऊपर ही तो लगी होती है, या कोई भी क्रीम रख लो अंदर थोड़ी लगी होती है, वो तो थोड़ी थोड़ी सी लेयर लगाई जाती है। तो बस जिनका भी आंसर आया है ऑप्शन डी, सभी का आंसर एकदम सही है। देखो 4 यहाँ पे है तो जस्ट उसके अपोजिट 8 हो गया, 4 यहाँ पे है तो जस्ट इसका अपोजिट 8 हो गया, और 4 इधर है तो जस्ट उसका अपोजिट। भाई क्यूब में क्या होता है, 3 डायमेंशन हमको दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहे होते हैं। तो अगर 8 16 8 8 ये कितना है, 4 4 9 8 4 3 12 12 दिख रहे हैं, 12 इसके अपोजिट बन रहे हैं, 12 12 कितना हो गया 24। और जिन्होंने भी आंसर लगाया है ऑप्शन डी, सभी का आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया, कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ गई, फिर वह दाएं मुड़ गई, बाद में पुनः वह दाएं मुड़ गई, तो अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर है? क्या इस प्रश्न को बनाना जरूरी है? बिना बनाए भी तो किया जा सकता है। जैसे उत्तर दिशा में चली, उत्तर दिशा में चलने के बाद, चलो अच्छा बनाते हैं, उत्तर दिशा में गई, कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ गई और फिर वह दाएं मुड़ गई। अब दाएं नीचे तो ले नहीं जाएंगे, गलत हो जाएगा। इसका मतलब अब दाएं कहाँ जाएगा, ये दायां और बायां सबको ध्यान रखना है। उत्तर जा रहे हैं तो आपका बायां, पश्चिम जा रहे हैं तो दायां ऊपर जाता है, ये हमेशा याद रखना। तो कुछ देर बाद वह पुनः बाएं मुड़ गई, फिर दाएं मुड़ी, यहां से हमने राइट कर दिया, वह बाद में पुनः राइट टर्न हुई। अब क्योंकि एक बार फिर नॉर्थ है तो नॉर्थ का राइट ये हो जाएगा। उसका फेस किस दिशा की ओर है? आंसर लगा देंगे ईस्ट की ओर है ना। और अगर बिना इसके करते तो कैसे करते भैया, उत्तर को जा रही थी नॉर्थ को, नॉर्थ को जाते हुए पहले लेफ्ट टर्न होती है, फिर राइट टर्न होती है, एक बार फिर से राइट टर्न होती है। अब बताओ उसका फेस कहाँ है? तो एक लेफ्ट और एक राइट मिल करके कैंसिल हो गया, बच्चा एक राइट। नॉर्थ से एक राइट टर्न लेगी तो ऑब्वियस सी बात है आंसर ईस्ट ही आएगा। आपको दोनों ही तरीके करके दिखा दिए, आप पर डिपेंड करता है, चाहे लॉन्ग टर्म यूज करो चाहे शॉर्ट टर्म, है ना। अगला क्वेश्चन, अब ये तो आकृति से संबंधित है, बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन रख देंगे? देखिए जिनका भी आंसर डी आया है बहुत सही है, क्योंकि इस कॉर्नर को मिलाए तो ये वाला हिस्सा आना चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ डी में मिल रहा है ना। तो आंसर सिर्फ और सिर्फ डी होगा, ना कि कुछ और। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या होगा जल्दी से बताएं। देखो 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4, 4 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 12, तो अगली बार किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 का कितना आ जाएगा? 48। कहां पर मिल रहा है? सी और डी में, दो जगह मिल रहा है हमको। अब आगे अल्फाबेट नहीं चेक करेंगे, क्यों? क्योंकि अल्फाबेट में दोनों तरफ जे दे के रखा है, तो या तो 21 या तो 23 आंसर होगा। 11 से 13 पर आए 2 जोड़ने पर, 13 से 17 पर आए 4 जोड़ने पर। अब 17 में कितना, एक बार 2 जोड़ा, एक बार 4 जोड़ा, अगली बार 6 जोड़ के देखो क्या सही होगा। तो 17 6 23 हमने कहा बिल्कुल सही होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आया समझ में? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ए बी सी डी और ई में टॉफियां इस प्रकार बांटी गई कि ए को बी से कम मिली, सी को डी से अधिक और ई बी से अधिक मिली, ई को बी से अधिक मिली। यदि बी और डी को बराबर टॉफियां मिली तो सबसे अधिक संख्या में टॉफियां किसे मिली? आंसर कीजिएगा। देखिए इस प्रश्न को, देखो क्या कह रहा है कि ए को बी से कम मिली है, ठीक है, ए को बी से कम टॉफी मिली है, सी को डी से 5 अधिक मिली है, मतलब सी को डी से ज्यादा मिली है, ई को बी से 3 अधिक मिली है, इसका मतलब ई को बी से ज्यादा मिली है। यदि बी और डी को बराबर मिली है, बी और डी को बराबर मिली है और जो सी है वो डी से अधिक है, तो सी यहां पर आएगा, है ना। तो सबसे अधिक संख्या में टॉफियां किसे मिली है? और जिन्होंने आंसर लगाया है वेरी गुड, कई सारे लोगों का कई आंसर आया है ना।
फिर से देखना इस प्रश्न को, अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि नंबर की बात की गई है और नंबर से मतलब नहीं है, सिर्फ इतना हमें देखना है कि 5 लोग हैं और 5 लोगों में क्या कह रहा है। हम्म ठीक है, चलिए देखिएगा, ए को बी से कम मिली है, ठीक, सी को डी से 5 अधिक। क्वेश्चन में हमें लगा था कि शायद थोड़ा सा एरर है, लेकिन ई बी से 3 अधिक मिली है, ये लाइन अलग कह रहा है। इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि ई को बी से 3 अधिक मिली है, इस लाइन का मतलब ये है कि सी को डी से 5 अधिक मिली है और ई बी से 3 अधिक मिली है, मतलब ई से भी अधिक मिली है और बी से भी क्या है, बी से भी अधिक मिली है। इस लाइन का ये मतलब है। मुझे लगा कि शायद एक अल्फाबेट मिस हो गया है यहाँ पर मिस नहीं है, एकदम करेक्ट है। तो अब आप बताओ, बी को ए से ज्यादा थी और सी को डी से 5 ज्यादा, ई और बी से भी 3 ज्यादा, मतलब क्या हुआ कि सी को डी से भी ज्यादा मिली है, ई से भी ज्यादा मिली है, बी से भी ज्यादा मिली, तो ए हर हाल में यहां पर आएगा। और सबसे ज्यादा ऑटोपियां किसको मिली है, ऑप्शन डी यानी सी को मिली है। अगला प्रश्न पूछा गया है, फाइंड आउट विच वन इज करेक्ट। पहले वाले ऑप्शन को हम उठाते हैं और सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। माइनस स्टैंड्स फॉर डिवाइड, माइनस का मतलब डिवाइड है, इसे डिवाइड कर लिया। प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, इसे मल्टीप्लाई कर लिया। डिवाइड क्या है, माइनस के लिए, तो इसे माइनस कर लो। और इनटू किसके लिए है, प्लस के लिए है। अब बताओ क्या होगा इसका आंसर। माइनस स्टैंड्स फॉर डिवाइड, प्लस स्टैंड्स फॉर इनटू, सॉल्व किया आप सब लोगों ने, देखा, देखो क्या होगा। अब पहला वाला सॉल्व किया होगा, पहला ऑप्शन देखना ही देखना है ना। एक बात बताओ, यहां पर जो दे के रखा है 3 - 5 डिवाइडेड बाय 8, क्या ये डिवाइड होगा, क्या 5 8 से, भाई प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है ना, तो क्या 5 8 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हटा दो। अब एक बार हम बी वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। बी वाले ऑप्शन में देखो क्या कह रहा है कि माइनस स्टैंड्स फॉर डिवाइड। अब यहाँ पे भी माइनस स्टैंड्स फॉर डिवाइड है, और इसको भी अगर यहाँ गुणा भी कर देता है तो भी 3 और 8 को हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, है ना। 3 और 5 का गुणा करके भी 8 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पर डिवाइड करते हैं, क्योंकि माइनस का मतलब डिवाइड था, ऑप्शन सी में अगर माइनस को डिवाइड करते हैं तो 7/3 हो रहा है। अच्छा ठीक है, 49, यहाँ प्लस का मतलब देखो क्या कह रहा है, इनटू, तो 49 इंटू 7/3 हम कर सकते हैं, क्योंकि 49 3 से चला जाएगा ना, नहीं, 9 4 13 नहीं जाएगा। अब 49 भी तो 3 से नहीं जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन सी भी गलत हो गया। और जब तीनों ऑप्शन गलत हो गए तो भैया डी वाला चेक करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, आंसर हमारा डी आ गया। और आपने ये देखा कि पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कभी कोई ऐसा प्रश्न होता है जो फंस जाता है, अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी डिवाइड के बेस पे हो जाते हैं। यहां पर भी डिवाइड नहीं हो रहा था, यहाँ भी 5 8 डिवाइड नहीं हो रहा था, यहाँ 7 और 3 डिवाइड नहीं हो रहा था, क्योंकि 49 है और 49 का गुणा 7/3 हम नहीं कर सकते, प्रॉपर नहीं आ सकती वैल्यू, इसलिए सिर्फ और सिर्फ डी है और क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, देखिएगा क्या होगा इसका आंसर। देखो 5 से 2 कदम आगे आए, जी से 2 कदम आगे जाएंगे तो आई आना चाहिए, और सब में आई है। अब सब में आई है तो बाकी चेक करो, 8 से 2 कदम आगे गए तो जे से 2 कदम आगे जाएंगे तो 12, कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। अब लास्ट वाला भी मजबूरी है देखना, तो y में कितना माइनस किया है, 2,
W आया, W में 2 माइनस करेंगे 21 आएगा। और जिन्होंने भी आंसर किया है ऑप्शन ए, उनका आंसर एकदम सही है। जिन्होंने भी ए आंसर किया उन सब का आंसर सही है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतने आसान प्रश्नों में किसी को कोई दिक्कत हुई होगी। अगला प्रश्न देखिए। तो अब तक आंसर आ गया आप सब लोगों का? क्या लॉजिक है? देखो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 2 अट्ठे 16, 2 तीन 4 1 5 1 और 2 5 6। अगर 2 1 2 8 को मल्टीप्लाई किया 2 से, कितना आया? 2 5 6। और 2 5 6 किसका स्क्वायर होता है? 16 का। उसी तरह यहाँ पर 16 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा स्क्वायर बना रहे? ये यहाँ पर जो वैल्यू आई स्क्वायर में आई, तो 16 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा आंसर निकल के आएगा क्या? 16, जो कि एक स्क्वायर होगा। इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक बार फिर से देखिएगा अगर किसी को समझ में ना आया हो। क्या किया गया है यहाँ पर? 128 एक ऐसी वैल्यू है जो कि स्क्वायर नहीं है फिलहाल के लिए, लेकिन इस 128 को अगर इस बगल वाली दी हुई संख्या से गुणा कर दे तो वैल्यू आएगा 256। और ये वैल्यू क्या है? स्क्वायर है। किसका? ये एक नंबर का स्क्वायर है जो कि होता है 16। अब वो 16 दिमाग में ये मत लाओ, ये अलग से 16 है, ये अलग से 256 है कि 128 को 2 से गुणा किया तो गुणा करने पर एक ऐसी वैल्यू मिली जो कि किसी वैल्यू का, किसी नंबर का स्क्वायर है। उसी तरह 16 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर जो स्क्वायर है वो बना रहे? अब 16 को 1 से गुणा करेंगे तो 16 अपने आप में 4 का स्क्वायर होगा, लेकिन 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 32 क्या किसी का स्क्वायर होगा? नहीं। 16 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 64। और 16 को 8 से गुणा करेंगे तो भी वो वैल्यू हमको नहीं मिलेगी। अब मन में आ रहा होगा बिल्कुल कि यहाँ पर मैम जो ये 4 से भी अगर हम गुणा करते हैं, मान लो 16:4 कर दिया जाए, थोड़ा सा ऑप्शन में एरर है और कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको वैल्यू देनी चाहिए थी 5, है ना? हो जाता है कभी कभी। यहाँ पर या तो आपको वैल्यू देता 5, अब क्योंकि हमारे पास 1 भी है 4 भी है तो दोनों में से दोनों ही तो आ रहा है। 1 रखोगे तो 16 अपने आप में एक स्क्वायर होगा। अगर हम 16 को 4 से गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा? 64। और 64 के बाद ये किसका स्क्वायर होता है? 8 का होता है। लेकिन 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 128। तो ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर 4 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर 5 दे देता ऑप्शन में, या फिर हमको 1 की जगह कोई और ऑप्शन दे देता, या तो 3 लिख देता, जिससे हम कोई एक आंसर कर पाते। तो ये छोटा सा टाइपिंग एरर था, या कुछ भी समझ लो, मिसप्रिंट भी समझ लो, हो सकता है, वो हमने आपको यहाँ पर करा दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखो। जे से एल की ओर आ रहे हैं 2 कदम आगे, एल से ओ की ओर आए तो 3 कदम आगे, और ओ से एस की ओर आए तो 4 कदम आगे। इसका मतलब अगली बार 5 कदम आगे जाएंगे और एस से 5 कदम आगे आएंगे तो वैल्यू आएगी 24, यानी कि एक्स की वैल्यू होती है 24, और 24 हमें मिल रहा है ए और बी में। अब 6 में 6 जोड़ा तो 12, 12 में 8 जोड़ा तो 20, फिर 10 जोड़ा तो 30, और पहले 6 जोड़ा है, फिर 8 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, तो अगली बार 12 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 42। और ये हमको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में मिल रहा है, इसलिए आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिमेय संख्या, दशमलव संख्या, अभाज्य संख्या
और संख्या रेखा। इन चारों में क्या अलग होगा? तो इन चारों में सही आंसर होगा नंबर लाइन। प्राइम नंबर, डेसिमल नंबर, रैशनल नंबर एक जैसे हैं, जबकि आपका ऑप्शन डी जो है बाकी तीनों से क्या है? विषम है, भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। क्या लगा देंगे आंसर यहां पर? चलिए देखिए, यहां पर सही आंसर क्या होगा? देखो यहां पर एक वॉवल है, यहां पर एक वॉवल है, यहां पर एक वॉवल है, पर ऑप्शन ए में कोई भी वॉवल नहीं दिया गया है और इस बेस पे आंसर लगाएंगे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दीवार घड़ी की मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? क्या आंसर लगा देंगे? भाई ऑब्वियस सी बात है, 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 5 मिनट में 5 से गुणा कर देंगे, हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। आसान प्रश्न है। निकिता रवि से लंबी है लेकिन उतनी लंबी नहीं जितनी की शिशिर। ठीक है, निकिता रवि से लंबी है लेकिन उतनी लंबी नहीं जितनी की शिविर, जो कि वंदना से छोटा है। उतनी लंबी नहीं जितनी की शिशिर, जो कि वंदना से छोटा है, मतलब शिशिर छोटा है वंदना से। मिलान उतना लंबा नहीं जितना की वंदना। अब मिलान उतना लंबा नहीं है जितना की वंदना तथा उतना छोटा नहीं जितना की शिशिर, तो मिलान कहाँ पर आ जाएगा? वंदना और शिशिर के बीच में, क्योंकि वो जो मिलान है वो वंदना के जितना लंबा नहीं है तो वंदना से नीचे आएगा, और शिशिर के जितना छोटा नहीं इसलिए शिशिर के ऊपर जाएगा, तो दोनों के बीच में आ गया। हमसे पूछा है सबसे लंबा कौन है, उनमें सबसे लंबा कौन है, हमसे ये पूछा गया है। तो आंसर क्या लगा देंगे बताइएगा? वंदना। जिन्होंने भी आंसर लगाया है वंदना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना का एक बेटा है जिसकी पत्नी का नाम नेहा है। अब मीना है, उसका एक बेटा है जिसकी पत्नी का नाम क्या है? नेहा। जो सोनू की भाभी है, मतलब कि इसका भाई या बहन होगा सोनू, तभी सोनू की भाभी लगेगी नेहा। रवि संजय का पिता है, जो सोनू का एकमात्र भाई है। एकमात्र भाई है संजय सोनू का, इसका मतलब ये व्यक्ति संजय होगा। और जो रवि है वो संजय का पिता है, मतलब मीना का क्या होगा? पति होगा। कौन? रवि। और पूछ रहा है सोनू मीना से कैसे संबंधित है, तो बहुत आसान प्रश्न है। सोनू मीना से कैसे संबंधित है? सोनू मीना का बेटा लगेगा। सही आंसर क्या लगा देंगे? बेटा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। देखो यहां पर ध्यान देना, एक लाइन का, जो सोनू का एकमात्र भाई है बोला गया है। फिलहाल यहाँ पर इधर भी आंसर, जैसे मान लो हम 2 सिस्टर हूं, तो हम कह दे मेरी इकलौती एक बहन है, तो मेरी इकलौती बहन मान लो ए है और बी है, तो ए अगर बी की बहन है, इकलौती बहन है, तो ए भी यहाँ पर फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है। यहाँ पर इंग्लिश में देखो ही शब्द का प्रयोग किया गया है, और इसलिए यहाँ पर इसको क्या लेके चला गया है? जब साफ साफ बोला है कि सोनू की भाभी रवि संजय का पिता है और सोनू का एकमात्र भाई है, तो हमने साफ साफ आंसर क्या लगा दिया? सिर्फ और सिर्फ बेटा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? देखो आंसर आपने जो लगाया होगा वो बेटा लगाया होगा। कुछ कुछ को डाउट आया होगा, दिक्कत आया होगा, कुछ कुछ को मन में आया होगा कि मैम बेटा और बेटी के मतलब यहाँ पे बेटी तो लगा सकते थे, बिल्कुल लगा सकते थे, और एटलीस्ट यहाँ पर आप एक शब्द लिख देते, जैसे कि इधर का कॉन्सेप्ट लगा देते ऑप्शन में, तो हम कोई एक आंसर करते। अब
एक ये भी हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि मीना का एक बेटा है जिसकी पत्नी का नाम नेहा है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर सोनू फीमेल होनी चाहिए, क्योंकि सोनू अगर मीना का एक बेटा है तो सोनू फिर उसकी बेटी होगी ना कि बेटा होगा, और आंसर क्या होना चाहिए था, बेटी। बट बाय मिस्टेक वहां पर आंसर अगर आपने डी किया होगा तो गलत हो गया होगा, जिन्होंने आंसर किया होगा सी उनका आंसर सही हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन जरूर क्रिएट हुआ होगा, इसलिए ये लाइन का मीनिंग आपको हमने बता दिया, कहां पर क्या हुआ होगा ये भी समझा दिया, और इस लाइन का अर्थ भी समझा दिया कि अगर कह रहा है कि एक बेटा है तो दूसरा वाला बेटा नहीं होगा, फिर दूसरा वाला क्या होगा, गर्ल ही होगी, क्योंकि इंग्लिश में भी है मीना हैज अ सन हुज वाइफ नेम इज नेहा, हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ सोनू, रवि इज द फादर ऑफ संजय, हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ सोनू। तो सोनू का तो जेंडर नहीं बताया ना, लेकिन ओनली वन से एक बेटे से समझ में आया कि बेटी। अब कौन शिक्षित पुरुष है परंतु नगर में रहने वाले नहीं हैं, बताइएगा। सर्कल के बारे में बोला है कि ये नगर में रहने वाले हैं, स्क्वायर के बारे में बोला है कि ये सिविल में रहने वाले हैं, ये पुरुष का है और ये शिक्षित का है। और कौन शिक्षित पुरुष है, मतलब 11 नंबर ले लो, ये शिक्षित भी है ये पुरुष भी है और नगर में रहने वाले नहीं हैं, तो ये सर्कल नगर का है, इसको हटा दो, केवल 11 नंबर ही वो नंबर है जो कि पुरुष भी है शिक्षित भी है लेकिन नगर में रहने वाले नहीं है, क्योंकि नगर सर्कल के अंदर आ रहा है। अगला क्वेश्चन, बच्चों की एक पंक्ति में कोई दो लड़कियां एक साथ नहीं है तथा बाएं से प्रारंभ करने पर तीसरा बच्चा एक लड़का है, पंक्ति में लड़कों की सबसे कम संख्या क्या हो सकती है, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगा देंगे। देखो क्या कह रहा है, बच्चों की एक पंक्ति में कोई दो लड़कियां एक साथ नहीं है तथा बाएं से प्रारंभ करने पर तीसरा बच्चा एक लड़का है, पंक्ति में लड़कों की सबसे कम संख्या क्या हो सकती है। आसान प्रश्न है। अब बच्चों की एक पंक्ति थे, कोई दो लड़कियां एक साथ नहीं है, मतलब एक गर्ल है फिर एक गर्ल है और इनके बीच में बॉयज बैठे होंगे, तथा बाएं से प्रारंभ करने पर तीसरा बच्चा एक लड़का है, तो पहला दूसरा तीसरा बच्चा एक लड़का हो गया जब हमने लेफ्ट से देखा, तो पंक्ति में लड़कों की सबसे कम संख्या पूछी गई है। क्या हमें यहाँ पर रेशियो बताया गया है कि लड़के और लड़कियां किस रेशियो में बैठे हैं, ना हमें कोई रेशियो बताया गया ना हमें कोई नंबर बताया गया, कि टोटल नंबर ही बता देते है ना, या लड़के लड़कियों से दुगने हैं या लड़कियां लड़कों से दुगनी है, कुछ ऐसा बात करता तो हम बता सकते थे कि भैया कम से कम कितने लोग बैठ सकते हैं, और इसलिए यहां पर हम आंसर क्या लगा देंगे, डेटा इनसफिशिएंट, डाटा इनकम्प्लीट है, क्योंकि लड़कों की कम से कम संख्या क्या हो सकती है, वो संख्या तो दो भी हो सकती है। भाई कोई दो लड़कियां एक साथ नहीं है, एक लड़की को बैठाया फिर दो लड़के को बैठाया और बोल रहा है कि बाएं से प्रारंभ किया तो तीसरा बच्चा एक लड़का ही है, तो 3 हो गया, तो यहाँ पे तीसरा कौन आ, कम से कम संख्या 2 ही तो फिर हम ले सकते हैं ना, पर क्या ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो आंसर क्या लगाएंगे, आंकड़े अपूर्ण हैं। अगला प्रश्न देखिएगा और सॉल्व करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए क्या हो रहा है, 56 में से 15 माइनस कर दो, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ दे 22 और 8 कितना हो जाएगा 30, इनका डिफरेंस निकाल लो, और इनको जोड़ लो, क्लियर। एक तरफ डिफरेंस निकाल लो, अरे या एक काम करो, रुको डिफरेंस नहीं निकालो, इन दोनों को भी जोड़ लो और 22 और 8 को भी जोड़ लो, जब दोनों को जोड़ लोगे और जो वैल्यू निकल के आएगी उनको घटा दो तो बीच वाली वैल्यू निकल के आएगी। उसी तरह हमसे तीसरा वाला पूछा है, सेम लॉजिक तीसरे वाले में लगाओ, 34 में 11 जोड़ दो माइनस 14 में 6 जोड़ दो और जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, सॉल्व कीजिए। बहुत बढ़िया, किसके बराबर होगी, 25 के बराबर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर देते हैं, 15 4 है,
क्यू का अर्थ दे के रखा हुआ है डिवाइड 14, एस का अर्थ दे करके रखा हुआ है माइनस, पी का अर्थ दे करके रखा हुआ है मल्टीप्लाई, आर का अर्थ दे करके रखा हुआ है +25। जरा सॉल्व करो इसको और बताओ आंसर क्या आएगा इस पूरे को सॉल्व करने पर। अगर किसी का आंसर 40 आ रहा तो ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या लगा देंगे? बहुत बढ़िया, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 15। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप अगर आज सोमवार है तो कल के बाद कौन सा दिन होगा? बहुत आसान प्रश्न है। अगर आज सोमवार है, आज मंडे है, तो कल के बाद ट्यूसडे, वेंसडे, आंसर क्या लगा देंगे? जल्दी से बताओ, क्या किसी का कुछ और आंसर तो नहीं आया है? अगर वेंसडे आया है तो ही सही है, वरना तो गलत है। अगला क्वेश्चन, एफ से एच पर आए 2 कदम आगे, एच से जे पर आए 2 कदम आगे, तो जे से भी 2 कदम आगे जाएंगे और आएगा एल। 3 जगह मिल रहा है, ठीक है। U से S पर आए, अब हम पीछे जा रहे हैं, कितना? 2 कदम पीछे। S से Q पर आए 2 कदम पीछे, तो Q से भी 2 कदम पीछे जाएंगे, तो O आएगा। तो या तो C या तो D। और अब लास्ट वाला चेक करो, क्योंकि लास्ट में M और N दे के रखा है। तो T से 2 कदम पीछे R, R से 2 कदम पीछे P, और P से भी 2 कदम पीछे जाएंगे तो आएगा N, और सही आंसर होगा हमारा D। तो जिन्होंने भी D आंसर लगाया है सबका सही है। तो ये वो 30 प्रश्न थे जो हमने देखे। अगर थोड़ी बहुत एरर थी तो वो भी आप देख सकते हो कि कहाँ पे थी, क्योंकि आपको एरर फाइंड करना भी आना चाहिए, पता होना चाहिए कि कहाँ पे भी अगर ये समझ में आ जाए तो समझ लेना कि रीजनिंग आपकी पक्की हो गई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले टेस्ट के लिए। रेडी रहिएगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। टाटा बाय बाय टू ऑल। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और मैं विशाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए जनरल स्टडीज़ का डिस्कशन। जो जीएस जीए वाला मामला है, उसके डिस्कशन को लेकर हाजिर हुआ हूं। ग्रुप डी का आपका जो वीकली मॉक टेस्ट हुआ था, जो मॉक टेस्ट आपका अपलोड किया गया था सैटरडे को, तो सैटरडे को जो अपलोड हुआ था मॉक टेस्ट, उसी के डिस्कशन को लेकर हाजिर हुआ हूं। और आशा करता हूं कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने उस मॉक टेस्ट को दिया होगा। और अगर आपने मॉक टेस्ट दिया है तो अच्छी बात है, नहीं भी दिया है तो भी आपको ये सोल्यूशन देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं दनादन दे दनादन बेहतरीन ये सेशन। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहां पर स्थित है? क्या क्वेश्चन है? वेयर इज द फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ बोरोबुदुर? ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का जवाब क्या है? इस क्वेश्चन का जवाब है इंडोनेशिया। क्या जवाब है भाई? इंडोनेशिया जवाब है। तो ध्यान दीजिएगा। और आपको यह भी बताएं कि ये जो बोरोबुदुर मंदिर है, आपको यह भी याद रखना है कि लार्जेस्ट बौद्ध टेम्पल है। क्या है भैया? लार्जेस्ट बौद्ध टेम्पल है। ठीक है, तो चूंकि बौद्धों के मामले में ये सबसे बड़ा टेम्पल है। ठीक है भाई, इससे बड़ा टेम्पल कहीं और नहीं है बौद्ध धर्म से रिलेटेड मामले में। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जिस तरह से यहां पर हम कह रहे हैं कि यह लार्जेस्ट बौद्ध टेम्पल है, अगर हम सिंपली पूछें लार्जेस्ट टेम्पल, ठीक है, लार्जेस्ट टेम्पल अगर हम कहें, तब आपका जवाब क्या होगा? अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि भैया अगर सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर पूछेगा तब तो आप बोरोबुदुर बताएंगे, लेकिन अगर सबसे बड़ा मंदिर पूछ लिया तब आपको क्या बताना है? तब आपको बताना है अंगकोर वाट। क्या बताना है? अंगकोर वाट का मंदिर। जो अंगकोर वाट का मंदिर है, अगर आपने पढ़ा हो इसके बारे में, तो ये किसका मंदिर है? ये विष्णु जी का मंदिर है। और विष्णु जी का ये जो मंदिर है, ये कहां पर स्थित है भाई साहब? कंबोडिया में स्थित है। तो याद रखिएगा, कंबोडिया में स्थित है यह मंदिर। कौन सा? अंगकोर वाट का मंदिर, जो कि विष्णु जी का मंदिर है और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। तो सबसे बड़ा मंदिर अंगकोर वाट का मंदिर, सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है बोरोबुदुर, जो कि इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो है जकार्ता।
क्या है भैया? जकार्ता इसकी कैपिटल है। और जो जकार्ता है ये दो संस्थाओं का हेड ऑफिस है। एक तो ये हेड ऑफिस है किसका? आसियान का हेड ऑफिस है। दूसरा ये हेड ऑफिस है किसका? नॉन अलायंस मूवमेंट अर्थात गुट निरपेक्ष आंदोलन का हेड ऑफिस है। तो ये दोनों ही संस्थाओं का हेड ऑफिस भी है। और वहीं पर इंडोनेशिया जो है ये सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश भी है, साथ में सबसे ज्यादा है ना सबसे बड़ा द्वीप समूह भी है। जी हाँ, सबसे बड़ा द्वीप समूह। ठीक है, समूह की बात हो रही है। अगर सबसे बड़ा द्वीप पूछ लिया जाए तब आप ग्रीनलैंड बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछेगा तो आप बताएंगे इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन क्या है कि मौर्य प्रशासन में राजस्व विभाग का अधिकारी कौन होता था? है ना, हु वॉज द ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन? तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका जवाब क्या है? सन्निधाता। ठीक है, क्या सॉरी सन्निधाता नहीं, इसका जवाब है समाहर्ता। ठीक है, हालांकि सन्निधाता का संबंध भी राजस्व प्रशासन से था, है ना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से था, बट जो मेन ऑफिसर था इस डिपार्टमेंट का वो समाहर्ता था। ठीक है, चलिए आपको ये भी बता दें कि मौर्य है ना मौर्यन डिपार्टमेंट से है ना मौर्यन डिपार्टमेंट से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है एग्रोनोमोई से। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है कि एग्रोनोमोई किसे कहा जाता था? तो याद रखिएगा, जो सड़क निर्माण अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था? एग्रोनोमोई कहा जाता था। और एग्रोनोमोई नामक अधिकारी का उल्लेख किसने किया है? मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। किसका उल्लेख? आपके एग्रोनोमोई नामक अधिकारी का। तो भाई साहब इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखा जाए, रॉकी पर्वत कहां पर है? वेयर इज द रॉकी माउंटेन्स? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखो भैया, इसका जवाब क्या है? नॉर्थ अमेरिका। देखिए, अगर हम लॉन्गेस्ट माउंटेन्स की बात करेंगे, ठीक है, लॉन्गेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, तो देखिए भाई जो लॉन्गेस्ट माउंटेन्स हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? फर्स्ट पोजीशन पर है आपका एंडीज, है ना, जो कि कहां पर मिलेगा आपको? ये आपको मिलेगा साउथ अमेरिका में। कहां पर? साउथ अमेरिका जो कंटिनेंट है वहां पर आपको ये मिलने वाला है। सेकंड पोजीशन पर कौन है? रॉकीज है ना, सेकंड पोजीशन पर रॉकीज है जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है भाई, और थर्ड पोजीशन पर कौन है? थर्ड पोजीशन पर हिमालयाज है। क्या है? हिमालयाज है, जो कि कहां पर स्थित है? एशिया में स्थित है। और फोर्थ पोजीशन पर कौन है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। कौन है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। और जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इट इज सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्या है? ये है भैया, है ना, लार्जेस्ट माउंटेन सॉरी लॉन्गेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। ठीक है भाई, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंगली याद रखने की कोशिश करें। क्वेश्चन है, उगते हुए सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन? ठीक है भाई, तो सिंपल क्वेश्चन है, जापान इसका जवाब है। दरअसल ऐसा क्यों होता है कि अगर आप मैप पर देखेंगे तो मैप पर आप पाएंगे कि एशिया सबसे ईस्ट में यहां पर कहीं स्थित देश मिलेगा, है ना। आप मैप देखिएगा तो भैया आप बताइए कि सूर्योदय किधर से होता है? इधर ही तो होता है, पूर्व की दिशा में। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले जापान में ही तो पहुंचेगी रोशनी। ठीक है, अच्छा, और एक क्वेश्चन आता है, डूबते हुए सूरज का देश। ठीक है, तो डूबते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, डूबते हुए सूरज का देश कहा जाता है ब्रिटेन को। किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। कैपिटल लंदन, है ना, इन द बैंक ऑफ टेम्स। अगला क्वेश्चन क्या है? लीजिए भाई, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, वृंदावन गार्डन कहां पर स्थित है? वेयर इज वृंदावन गार्डन लोकेटेड? ऑप्शंस आपके सामने है, मैसूर, मथुरा, वृंदावन और बेंगलोर। तो देखिए जिस तरह से इसका नाम है वृंदावन गार्डन, मुझे लग रहा है कि ज्यादातर लोग क्या जवाब देना चाह रहे होंगे? वृंदावन जवाब देना चाह रहे होंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, या मथुरा जवाब देना चाह रहे होंगे। इसका जवाब क्या है? मैसूर है। ये वही मैसूर है जहां का रहने वाला था कौन? टीपू सुल्तान। कौन रहने वाला था? टीपू सुल्तान। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि टीपू सुल्तान मस्जिद कहां पर स्थित है।
ठीक है भैया। तो अगर आपसे कहा जाए टीपू सुल्तान मस्जिद कहां पर है, तो याद रखिएगा ये कोलकाता बंगाल में है। कहां पर है? कोलकाता बंगाल में टीपू सुल्तान मस्जिद है, जबकि टीपू सुल्तान तो है ना मैसूर से रिलेटेड थे, है ना। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट? ओणम किस राज्य का त्योहार है? ओणम इज द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। इसका जवाब क्या है? केरल। और ध्यान दीजिएगा जो ओणम फेस्टिवल होता है, इस ओणम फेस्टिवल के दौरान बोटिंग, है ना, बोटिंग का कंपटीशन भी होता है। क्या होता है? बोटिंग कंपटीशन भी होता है। तो बोटिंग कंपटीशन मतलब नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। आपने बचपन में शायद बुक वगैरह में इसके बारे में पढ़ा होगा, मैंने तो पढ़ा था, मुझे तभी से याद है। फिलहाल केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है भैया। अब देखिए, जैसे इसी तरह का एक क्वेश्चन आता है कि तमिलनाडु में कौन सा फेस्टिवल होता है इस तरह का, तो पोंगल फेस्टिवल होता है। कौन सा होता है? पोंगल त्योहार होता है। आपने पोंगल त्योहार के बारे में कुछ वर्ष पहले सुना होगा, जल्लीकट्टू बहुत फेमस हुआ करता था। जल्लीकट्टू क्या है? जल्लीकट्टू जो है ये बैल दौड़ प्रतियोगिता होती है। कौन सी? बैल दौड़ प्रतियोगिता होती है। और इस प्रतियोगिता को किस दौरान आयोजित किया जाता है? पोंगल त्योहार के अवसर पर। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक में एक प्रतियोगिता होती है जिसका नाम है कंबाला। क्या नाम है? कंबाला। अगर कभी पूछ ले कि कंबाला क्या है, तो आप बताएंगे भैंस दौड़ प्रतियोगिता। लो भैया, बहुत दौड़ी दौड़ा हो रही है भाई, भैंस दौड़ प्रतियोगिता। और याद रखिएगा कि जो भैंस दौड़ प्रतियोगिता है वो आपकी कंबाला है, और जो है ना आपकी ये बैल दौड़ प्रतियोगिता है वो क्या है? जल्लीकट्टू है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ा जाए, है ना। इसी तरह से एक बिहू बहुत आता है, बिहू त्योहार भी बहुत पूछा जाता है, जो कि कहां पर मनाया जाता है? आसाम में मनाया जाता है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया अलग अलग एग्जाम्स में। क्वेश्चन है सबसे कठोर पदार्थ, व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस? तो सबसे हार्डेस्ट जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है? डायमंड होता है। और ध्यान रखिएगा ये क्या है? ये कार्बन का अपर रूप है। कार्बन का क्या है? कार्बन का अपर रूप है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है भाई। कई बार पूछते हैं कि डायमंड के, हीरे के चमकने का कारण क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो इसके, है ना, कारण है उसके चमकने का। एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी हैं? ठीक है, एस्किमोस के बारे में पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि एस्किमो जो हैं ये नॉर्मैडिक हंटर्स हैं, जो कि मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। ठीक है भाई, कहाँ पर पाए जाते हैं? ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। और अगर आपको याद हो कि एस्किमो के जो घर होते हैं ये किसके बने होते हैं? बर्फ के बने होते हैं, आइस के बने होते हैं। और इनके घरों को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। और दूसरी बात, ग्रीनलैंड क्या है? लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड क्या है? ये आपका ग्रीनलैंड है ना। इट इज जोग्राफिकली, है ना, जोग्राफिकली अगर आप देखेंगे, जोग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो भैया जोग्राफिकली ये किसका हिस्सा है? जोग्राफिकली ये हिस्सा है नॉर्थ अमेरिका का। मतलब ये है कि भौतिक रूप से ये नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन पॉलिटिकली, है ना, पॉलिटिकली ये किसका हिस्सा है? तो भैया पॉलिटिकली या राजनीतिक रूप से अगर आप देखेंगे तो भाई ये किसका हिस्सा है? ये है ना, ये आपका हिस्सा मिलेगा किसका? यूरोप का। क्यों भाई, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर आप देखेंगे मैप में तो आपको लगेगा कि ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका में आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो ग्रीनलैंड पर किसका कब्जा है? ग्रीनलैंड पर कब्जा है डेनमार्क का। और डेनमार्क कहां का देश है? डेनमार्क यूरोप का देश है। ठीक है भैया, जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्न में से कौन कौन सी बातें अयोग्यता मानी जाएंगी? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड एज अ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो बताइए भैया। तो इसमें सब कुछ ठीक है, लास्ट वाले में आप देखेंगे तो लिखा है कि लाभ का पद ग्रहण किया हो, है ना,
हेल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है पहले इसको समझिए। तो एक क्वेश्चन आता है कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या लाभ का पद है ये किसने परिभाषित किया है। तो इसकी जो परिभाषा है ये किसने दी है, तो ये दी गई है संसद के द्वारा। सबसे पहली बात तो आपको यह याद रखनी है कि इसकी परिभाषा किसने दी है, संसद ने ये दी। और दूसरी बात ये है कि भैया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, सिंपल सी बात है, जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं सबको क्या माना जाता है, लाभ का पद माना जाता है। बड़े हैरानी की बात है कि जो है ना हमारे देश में सरकारी नौकरियां हैं वो लाभ का पद है, और जितना ये नेता न्यूति वाला जो फालतू का फलाना ढेकानी पोस्ट है ना, इनको लाभ का पद नहीं माना जाता, उसको सेवा का पद माना जाता है। ठीक है, बड़ी अजीब विडंबना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का घटक नहीं है। ठीक है, तो देखिए है ना क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक, मतलब घटक है बताना है। ठीक है, पहली बात तो समझिए कि जो मौद्रिक नीति है, ठीक है, यह मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, ये किसके द्वारा तैयार की जाती है, ये आरबीआई के द्वारा तैयार की जाती है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन एक और पूछ लेता है, राजकोषीय नीति। ठीक है, तो जो राजकोषीय नीति होती है राजकोष से रिलेटेड होती है, और जो राजकोषीय नीति होती है वो कौन तैयार करता है, उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री तैयार करती है। कौन तैयार करता है भैया, फाइनेंस मिनिस्ट्री तैयार करती है। फिलहाल लेट अस डिस्कस अबाउट है ना मॉनेटरी पॉलिसी। तो देखिए भैया ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसमें क्या क्या आता है, तो आपने देखा होगा रेपो रेट आता है। क्या आता है, रेपो रेट आता है। और क्या आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है। और क्या आता है, आपका बैंक रेट आता है ना, बैंक रेट। ठीक है, आपने इन सबको पढ़ा होगा कभी ना कभी। एक आता है करंट रिजर्व रेशियो CRR, और एक आता है SLR। तो आप देखिए ये सब किसका हिस्सा है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है। ठीक है, जिसका प्रभाव मुद्रा पर पड़ता है, करेंसी पर पड़ता है कि मार्केट में कितनी करेंसी आएगी जाएगी, क्या उपलब्धता होगी। तो इस हिसाब से बताइए, केवल एक बैंक रेट ही तो दिख रहा है जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आएगा। तो यहां देखिए एक ऑप्शन है भी, ओनली वन, यही जवाब है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ा जाए। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। द लेवल ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इज असेस्ड। तो किस आधार पर आकलन होता है, तो भैया इसका आकलन होता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। और कौन आकलन करता है, बाय CSO। ठीक है, जहां तक निर्धनता का मामला है, यू नो वेरी वेल कि फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली बार जो प्रयास किया था निर्धनता के निर्धारण का, गरीबी के निर्धारण का, वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है भाई, दादा भाई नौरोजी ने किया था। अच्छा ये भी है कि भैया जब निर्धनता का निर्धारण करेंगे, गरीबी का निर्धारण करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि पर कैपिटा इनकम की बात होगी, है ना, प्रति व्यक्ति आय का भी निर्धारण करना पड़ेगा। तो प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण कह लीजिए, या गरीबी का निर्धारण कर लीजिए, या फिर राष्ट्रीय आय के निर्धारण का पहला प्रयास किसने किया, इन तीनों का जवाब एक ही है, दादा भाई नौरोजी। इनकी फेमस बुक भी थी, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और रही बात निर्धनता की, तो निर्धनता से रिलेटेड जो समितियां हैं, इसमें दो समिति बहुत फेमस है जहां से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। एक है आपका तेंदुलकर समिति, ठीक है, तेंदुलकर समिति, और एक है आपका रंगराजन समिति। इन दोनों समितियों के नाम आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है आपका कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। ऑन विच मॉडल वाज द सेकंड 5 ईयर प्लान बेस्ड। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन याद रहना चाहिए आपका महालनोबिस मॉडल। अगर आपको याद हो तो जो 5 ईयर प्लान्स हैं, ये 5 ईयर प्लान पहले कौन बनाया करता था, तो योजना आयोग बनाया करता था। अब योजना आयोग के स्थान पर कौन आ गया है, अब योजना आयोग के स्थान पर आ गया है नीति आयोग। तो अब ये बनाएगा। ठीक है, और नीति आयोग आया है एग्जैक्टली 1 जनवरी 2015 को आया है। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को आया है। फिलहाल जो 5 ईयर प्लान फर्स्ट था, फर्स्ट वाला था हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, सेकंड वाला महालनोबिस मॉडल पे। और महालनोबिस का जन्म हुआ था 29 जून को, और 29 जून को जिस दिन महालनोबिस का जन्म हुआ था उस दिन क्या मनाया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिक डे। नेशनल है ना, नेशनल स्टैटिस्टिक डे। तो नेशनल स्टैटिस्टिक डे का मतलब समझ रहे हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ठीक है भैया, तो ये भी मनाया जाता है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए।
पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? बढ़िया क्वेश्चन है। विच रूलर फर्स्ट मेड पाटलिपुत्र हिज कैपिटल? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है भैया। विच रूलर फर्स्ट मेड पाटलिपुत्र हिज कैपिटल? तो देखिए ऑप्शंस 4 हैं। अब देखिए एक बात आपको बताएं, वैसे तो जो पाटलिपुत्र है, इस पाटलिपुत्र को बसाया किसने पता है? इसको बसाया था उदयन ने। किसने बसाया था? उदयन ने, जो कि हर्यक वंश का शासन था, है ना। कौन से डायनेस्टी का था? हर्यक डायनेस्टी का था, ठीक है। और हर्यक वंश का जो शासक उदयन था, न केवल इसने बसाया था बल्कि सबसे पहले इसी ने इसे अपनी राजधानी बनाई थी। लेकिन चूंकि ऑप्शन में उदयन तो दिया नहीं है, अब नहीं दिया है तो जो ऑप्शन में है उनसे काम चलाना पड़ेगा। तो जो दिया है इनमें से सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ध्यान दीजिएगा, ये वही पाटलिपुत्र है जिसे आज किस नाम से जाना जाता है? पटना के नाम से। और पटना नाम किसने दिया था? शेर शाह द्वारा दिया गया नाम है, ठीक है। शेर शाह सूरी द्वारा दिया गया नाम है, ठीक है। यह भी कई बार पूछ लेता है कि यह नाम किसने दिया था, तो शेर शाह सूरी ने 1541 में। अगला क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? भाई देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर आपको समझना चाहिए अबाउट एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में जानिए। जो एंग्लो मैसूर वॉर है, आप जरा इसके बारे में देखें तो देयर आर 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स, ठीक है। तो जिसमें पहला जो हुआ था एंग्लो मैसूर वॉर, मैसूर जानते हैं ना कर्नाटक में, हैदर अली और टीपू सुल्तान वाला मामला। तो पहला हुआ था कब? पहला हुआ था 1767 से 69 तक, ठीक है। और फर्स्ट वाले में क्या हुआ था? फर्स्ट वाले में हैदर जीता था, ठीक है। हैदर अली जीत गया था, अंग्रेजों को हरा दिया था। और जिसके बाद मद्रास की संधि हुई थी। कौन सी संधि? मद्रास की संधि हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? तो 1767 में हुई थी, ठीक है भाई। और उसके बाद जब दूसरा वाला हुआ तो ये हुआ 1780 से 84 तक, है ना। और इसमें क्या हुआ था? इसमें जो है बराबरी का मामला रहा था, बराबरी का मामला रहा था लगभग, ठीक है। और इसका अंत हुआ था मंगलोर की संधि से। और मंगलोर की जो संधि हुई थी ये हुई थी 1784 में, और इस युद्ध का खात्मा हो गया था। तीसरा वाला एंग्लो मैसूर शुरू हुआ था, है ना, 1790 में, और 92 में खत्म हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? टीपू हार गया था। टीपू इसमें हार गया था, समझौता करना पड़ा था। और इसी समझौते को कहते हैं श्रीरंगपट्टम की संधि, ठीक है। श्रीरंगपट्टम की संधि जो कि 1792 में हो रही है, ठीक है भाई। इसके बाद चौथा और अंतिम जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 1799 में, इसमें क्या हुआ था? टीपू मारा गया था, ठीक है। टीपू मारा गया था और मैसूर को सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ी थी। अंग्रेजों ने इस पर लगभग कब्जा कर लिया था, ठीक है भैया। तो इसका जवाब क्या है फिलहाल? टीपू सुल्तान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बात हो रही है, तो इट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 8 मार्च, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है कि टुंड्रा प्रदेश में आजीविका का सर्वप्रमुख साधन क्या है? पहली बात तो ये समझिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट टुंड्रा रीजन, ठीक है। तो जो टुंड्रा रीजन होता है ये बहुत ठंडे प्रदेश है। अब ठंडे प्रदेश में आप कैसे करेंगे भाई? खेती बाड़ी तो कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि भाई चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमी है। पशुपालन भी नहीं कर सकते क्योंकि खुद का पालन नहीं हो पाता, तो पशुपालन कहाँ होगा? तो एक ही चीज बचती है और वो है हंटिंग, ठीक है। जैसे प्राचीन काल में हंटर थे सब, ठीक है। हाल ही में किया गया, है ना, हाल ही में किस देश के 3 सैन्य प्रमुखों और विदेश मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया? लो भैया, चाइना। जी हाँ, बहुत गजब की बात है। चाइना की कैपिटल क्या है? याद रखिएगा, चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग नहीं है ना, सॉरी बीजिंग ही है। क्या है? बीजिंग है, ठीक है। बीजिंग है कि संघाई है? बीजिंग है कि संघाई है? चाइना की कैपिटल जो है वो बीजिंग है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। लो भैया, हम लोग लगता है शी जिनपिंग काहे कह रहे हो? ही जिनपिंग कहो, ठीक है। शी जिनपिंग है, ठीक है। तो चाइना की सामत आई है ड्रैगन की। अगला क्वेश्चन क्या है? किस देश ने हाल ही में ब्रिटिश व्यक्तियों और संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड अ बैन ऑन ब्रिटिश इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, है ना। ले देखो, कह तो रहे हैं ना, अभी हमने कहा ना कि अंग्रेजों की सामत आई है, सॉरी चाइनीज की सामत आई है। तो चाइना वालों ने क्या किया है
कि ब्रिटेन पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। तो क्योंकि ब्रिटेन वगैरह सब बड़ा विरोध कर रहे हैं ना कोरोना वाले मामले में। किस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या योजना शुरू की है? क्या क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड जगन्ना विद्या दीवाना योजना। पहली बात तो आप समझिए कि जगन्ना से क्या मतलब हो गया, जगन्ना से मतलब हो गया जगन्नाथ, जगन्नाथ से क्या मतलब हो गया, जगन्नाथ, ठीक है। और जगन्नाथ मंदिर कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं वो कौन है ना, जगमोहन रेड्डी। क्या नाम है इनका, जगमोहन रेड्डी, यही नाम है ना, हाँ जगमोहन रेड्डी। अभी हाल ही में इनको कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिला था। इन्होंने आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां घोषित कर रखी है ना, विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, किस राज्य ने कैदियों के लिए ऑनलाइन योग सत्र शुरू किया है? लो भैया गजब की बात है, विच स्टेट हैज स्टार्टेड ऑनलाइन योगा सेशन फॉर प्रिजनर्स। लो भैया गजब का क्वेश्चन है। और किस राज्य ने शुरू किया है, तमिलनाडु ने शुरू किया है। किसने, तमिलनाडु ने शुरू किया। फिलहाल इसको याद रखिएगा। और रही बात योग की, तो आप जानते हैं कि योगा डे वाला क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि योगा डे कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। और फर्स्ट टाइम ये कब मनाया गया था, तो भैया पहली बार ये मनाया गया था 2015 में मनाया गया था, ठीक है भाई, 2015 में पहली बार मनाया गया था, ठीक है। चलिए फिलहाल इस सेशन में बस इतना ही, और आशा करते हैं कि आपको ये जीए जीएस का जो सोल्यूशन हमने कराया बेहद पसंद आया होगा। क्वेश्चन भी लाजवाब, जानदार, धमाकेदार, बेहतरीन, दमदार थे, ठीक है भाई। अच्छे से पढ़िए, खूब अपना ख्याल रखिए, जल्दी से सिलेक्शन लीजिए, अपना और अपने घर वालों का सपना साकार करिए। बस इसी है ना, बस इसी कामना के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी की क्लासेस आप करते रहिए, ठीक है। मिलेंगे फिर अगले सेशन में, किसी न किसी सेशन में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।